नमस्कार दोस्तों। डेली जीएस एनालिसिस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और यूपीपीसीएस 2023 की प्रीलिम्स परीक्षा जो है पिछले कल हुई है। जिन लोगों की परीक्षा जो है बहुत ही अच्छी गई है उन सभी लोगों को जो है मेरी तरफ से ढेर सारी मेंस परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने इस बार परीक्षा नहीं दिया है या किन्हीं कारणवश उनकी परीक्षा अच्छी नहीं गई है, क्योंकि बहुत सारे नए बदलाव इस बार पैटर्न में देखने को मिले हैं। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हमने इस सीरीज़ में श्रृंखला में कवर किए थे उस सीरीज़ में से आए हैं। किन्हीं कारणों से मैं भी ये परीक्षा नहीं दे पाया हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं अगले वर्ष जो परीक्षा है उसमें बेहतर परफॉर्म करूँ। बिना देर किए मुझे लगता है कि हमें अगले वर्ष की परीक्षा के लिए अभी से प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। और जिन भाइयों की ये परीक्षा या जिन बहनों ने ये परीक्षा नहीं दी, हो सकता है कोई पारिवारिक दबाव भी आगे से आए कि अब इतने वर्षों से आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आगे कुछ नौकरी कर लो, या हो सकता है किन्हीं के ऊपर दबाव है कि शादी विवाह कर लो, आगे कुछ और चीज़ें कर लो। सभी लोगों के जीवन में अलग अलग परेशानियां हो सकती हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल न घबरा करके अगले वर्ष के प्रयत्न के लिए अभी से निरंतर जुट जाना चाहिए। और ये भी है कि हमें हमेशा ये लगता है कि मेरी परेशानियाँ या मेरे ऊपर आई हुई समस्याएं सबसे बड़ी हैं, परंतु जब आप अपने जैसे किसी और से मिलोगे तो आप पाओगे कि उसकी समस्याएं हमारी और आपकी समस्याओं से कहीं बड़ी है। तो हर आदमी इसी तरह से समाज में जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। मैंने भी बहुत कोशिश करी थी कि परीक्षा जा कर के दे आऊँ, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं पे जॉब करता हूँ तो वहाँ से किन्हीं कारणों से मुझे छुट्टी ना मिल पाई। तो उम्मीद तो थी मुझे भी कि शायद छुट्टी मिल जाएगी और मैं जा कर के दे पाऊँगा, लेकिन नहीं मिली। तो अब मेरा प्रयास रहेगा कि अब अगले साल की परीक्षा को जो है बड़ी अच्छे से, और हो सके तो मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर के फिर तैयारी करूँ अच्छे से ज़्यादा। पर अभी से अगर हम जुड़े रहेंगे तो निरंतर प्रयत्न करने से ही जो है बड़ी मुश्किलों को जो है पार किया जा सकता है। बिना देर किए आइए आगे के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, जो स्टैटिक पोर्शन है वो कोई भी साल हो, 2023 हो, 24 हो, 26 हो, 28 हो, प्रश्न लगभग वैसे ही होते हैं। पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो ये प्रश्न आपको अगले साल की परीक्षा में भी काम आएंगे। या फिर अगर कोई भाई बहन जो हैं आर ओ की परीक्षा देना चाह रहे हैं, या वीडियो की परीक्षा अभी दोबारा से होने वाली है, जो 2018 की वैकेंसी तो जो रद्द हो गई थी, तो उस परीक्षा के दृष्टि से भी ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन है, मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। और दूसरा है, मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है केवल 2 सही, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही तो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक सही है। मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। सबसे पहले जो है इसमें स्थानीय पौने दी गई हैं, उनका नाम दिया गया है। और दूसरा है स्थान। सबसे पहले है लेवेंट यानी स्पेन, ये बिल्कुल करेक्टली मैच किया हुआ है। देन उसके बाद है ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ये भी सही है। और शामल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में मैच नहीं कर रहा है। शामल जो है इराक की स्थानीय पवन का नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी ये सही सुमेलित नहीं किया हुआ है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पहले आएगा जावा, सुमात्रा, लोम्बोक, बाली। दूसरा है सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। तीसरा है सुमात्रा, जावा, लोम्बोक और बाली। और तीसरा है बाली, सुमात्रा, जावा और लोम्बोक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, सुमात्रा सबसे पहले आएगा, फिर जावा, फिर बाली और फिर लोम्बोक आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। आपको नहीं है बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है सीरिया, दूसरा है टर्की, तीसरा है जॉर्जिया और चौथा है बुल्गारिया। आपको बताना है कि कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। वह देश है सीरिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व का मापन करने के लिए होता है। सबसे पहला ऑप्शन है धुआं, दूसरा है प्रदूषित जल, तीसरा है कोहरा और चौथी है ध्वनि। आपको बताना है रिंगलमैन स्केल का उपयोग
किसकी जो है घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धुआं। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं? पहला कथन है यह एक अदिश राशि है, और दूसरा है यह एक सदिश राशि है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। क्या विद्युत विभव जो है अदिश राशि है या सदिश राशि है, आपको बताना है, या दोनों है। सबसे पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है केवल दो सही, तीसरा है एक और दो दोनों सही, और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। सो विद्युत विभव जो है आपका, ये जो है एक अदिश राशि है। ऑप्शन ए ही केवल इसका करेक्ट रहेगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो आपको बताना है कि किस पर जो है शून्य आवेश होता है, ज़ीरो आवेश होता है, बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, देन न्यूट्रिनो, देन इलेक्ट्रॉन एंड देन अल्फ़ा कण। सो आपको बताना है कि इनमें से जो है किस पर शून्य आवेश होता है, किस एटम पर जो है शून्य आवेश होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है न्यूट्रिनो, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बाल्टुज्म है, ऑप्शन ए है भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, दूसरा है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, तीसरा है जल जनित संक्रमण, और चौथा है जल जनित विषैलापन। सो आपको बताना है बाटुलिज्म क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन बाल्टुलिज्म कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विटामिन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके स्रोत दिए गए हैं। सबसे पहला है विटामिन ए और संतरा, क्या ये सही सुमेलित है या नहीं सुमेलित है, आपको बताना है। उसके बाद आएगा विटामिन सी, नींबू, उसके बाद विटामिन डी, कार्ड मछली का तेल, और विटामिन B6 धान का चोकर। सो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए जो होता है, जिसे रेटिनॉल कहते हैं, जो कि फैट सॉल्यूबल एसिड है, ये जो है आपको मिलता है हरी पत्तियों और सब्जियों वगैरह के खाने से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है विटामिन ए, ऑप्शन ए, जो कि संतरे से नहीं मिलता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि? ऑप्शन ए है सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, दूसरा है वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, तीसरा है श्वसन दर का ह्रास, और चौथा है आर्द्रता का बढ़ना। सो शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण का जीवन देता है। किन कारणों से देता है आपको बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट श्वसन दर का ह्रास, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 267, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 268। सो आकस्मिकता निधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 267 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सो प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से रिलेटेड है। सबसे पहला ऑप्शन है संप्रभुता, देन लोकतंत्रात्मक, देन पंथ निरपेक्ष, और चौथा है संघीय। तो प्रियम्बल में आपको बड़ा आराम सा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रियम्बल में संप्रभुता, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, ये सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन संघीय मेंशन नहीं है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। लोक लेखा समिति जो है वो किसकी समीक्षा करती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, ऑप्शन बी है भारत के संचित निधि की, ऑप्शन सी है भारत के लोक लेखा की, या ऑप्शन डी है भारत की आकस्मिकता निधि की। सो संसद की लोक लेखा समिति जो है किस चीज़ की समीक्षा करती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। आपको बताना है कौन से संविधान संशोधन के ज़रिए, ये 14वें क्वेश्चन में बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के ज़रिए जो वोटिंग का आपको राइट टू वोट का जो राइट है वो 21
वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन ए है 66वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 61वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी है 63वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है पुंछी आयोग, ऑप्शन बी है राजमन्नार समिति, ऑप्शन सी है कोठारी समिति या ऑप्शन डी है सरकारिया आयोग। किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है साधारण विधेयक, ऑप्शन बी है संवैधानिक संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी है राज्य पुनर्गठन विधेयक या ऑप्शन डी है धन विधेयक। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि धन विधेयक। अगला प्रश्न है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए है थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी है औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या ऑप्शन डी है शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है? यानी कि दोनों भी सही हो सकते हैं या कोई एक भी सही हो सकता है। सबसे पहला है नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। क्या ये कथन सही है या इनकरेक्ट है आपको बताना है। दूसरा है ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। क्या ये कथन सही है या नहीं है आपको बताना है। तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। नगरीकरण का जन्म दर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों सही। पर मेरे ख्याल से नगरीकरण जो है वो जन्म दर को कम करने में सहायक एक तरह से हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि शहरों में या नगरों में जो है महंगाई या खर्च अधिक होने की वजह से लोग ज़्यादा बच्चे न पैदा करें और जन्म दर को उससे जो है कम किया जाता हो। बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नगरीकरण जन्म दर को जो है कम करने में सहायक नहीं हो सकता है। एक तरह से ये कन्फ्यूजिंग सा सवाल है। फिर भी जो सही उत्तर दिया गया है वो है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे पहला ऑप्शन दिया है हमीरपुर, फिर हरदोई, फिर हाथरस और फिर हापुड़। उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो है हापुड़। हाल ही में जो है ये नया जिला बना है और ये सबसे छोटा जिला भी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। आपको बताना है कि नीचे जो कूट है इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा या कौन सा करेक्टली मैच किया गया है। सबसे पहले आएगा आपका मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या होगी आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विराटनगर। उसके बाद कुरु है, कुरु की जो कैपिटल आएगी वो है इंद्रप्रस्थ। उसके बाद है शूरसेन, शूरसेन की जो कैपिटल थी या राजधानी थी वो थी मथुरा और अश्मक की जो राजधानी थी वो थी पोतन। यानी इस कूट के अनुसार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक काल महत्व को खोजा? ऑप्शन ए है माधव स्वरूप वस्त, ऑप्शन बी है HD संकालिया, ऑप्शन सी है VS कड़कर या ऑप्शन डी है VN मिश्रा। भीमबेटका गुफा को खोजने वाले जो पुरातत्ववेत्ता थे वो कौन थे आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी VS कड़कर, जिन्होंने जो है भीमबेटका के जो शैल चित्रों की जो है खोज करी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हड़प्पा का पूरा स्थल दिया गया है और दूसरी तरफ संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य दिए गए हैं। सबसे पहले है बालू,
सो आपको बताना है बालू की जो खोज है या कौन से राज्य में है स्थित, आपको बताना है। फिर मांडा, फिर पाडरी और हुलास। सो एक बार आप इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें और कोशिश करें कि इसमें जो सबसे पहला और सटीक आंसर क्या रहेगा। इसमें जो सबसे पहला बालू है ये आपका जो है हरियाणा से संबंधित है। उसके बाद मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। उसके बाद पाडरी है गुजरात में और हुलास है उत्तर प्रदेश में। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है शेख दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है दरगाह दी गई है उनकी। सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, देन उसके बाद है शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में, या शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान में। सो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। देखिए, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है या दरगाह जो है उपस्थित है ये दिल्ली में है, ना कि मुल्तान में। सो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्टली मैच नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। तो आपको बताना है कि वो कौन सी नहर थी जिसका निर्माण जो है फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। ऑप्शन ए है शेखनू नी, ऑप्शन बी है शहाब नहर, ऑप्शन सी है नहर ए बिहिश्त, या ऑप्शन डी है नहर ए आगरा। सो वो कौन सी नहर थी जिसका निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शहाब नहर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है आपको, और एक तरफ पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं और सही कूट का चयन करना है। सबसे पहले है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। ये जो है ऑप्शन रहेगा लाला लाजपत राय के ज़रिए। उसके बाद आता है गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। उसके बाद अ नेशन इन मेकिंग, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और उसके बाद आएगा इंडिया विंस फ्रीडम, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। तो संविधान के मूल संरचना के बारे में बात की जा रही है कि कौन से वाद या विवाद के समय जो है इसको प्रतिपादित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सबसे पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का केस है, या यूसुफ बनाम बम्बई राज्य 1954 का केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, या चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964 में। आपको बताना है कि संविधान के मूल संरचना, देखिए ये केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर जो है परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 केस है, जिसमें संविधान की मूल संरचना की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ऑप्शन बी है राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, या ऑप्शन डी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को और स्थानों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, या ऑप्शन बी है लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, या ऑप्शन डी है राज्यसभा द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का निर्माण कैसे किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, आपको बताना है। तो यह आएगा संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा जो है इसका निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले दिया गया संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर नागरिकता, और फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है जी।
सो सबसे पहले क्या आएगा आपको बताना है। सबसे पहले क्या सिटीजनशिप आएगी, या फिर जो है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आएगी, या फिर जो है आपको मौलिक कर्तव्य आएंगे, या संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र आएगा। सो इसमें देखिए सबसे पहले आएगा आपका संघ तथा उसके कार्यक्षेत्र, उसके बाद आपके पास आएगा नागरिकता, उसके बाद आपका आएगा राज्य तथा नीति निर्देशक तत्व, और उसके बाद आएगा आपका मौलिक कर्तव्य। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 3 4 2। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धारित की निम्नलिखित किस श्रेणी या किन श्रेणियों की पहचान की है। सबसे पहला है आय निर्धनता, फिर मानव निर्धनता, ए तथा दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में ने निर्धनता की निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में पहचान की है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी ए और बी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जो है व्यक्ति दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंध या संबंधता बताया गया है। सबसे पहला है MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन आपको पता होगा कि किस चीज़ से संबंधित है, आप बता सकते हैं। यह है हरित क्रांति के जनक। उसके बाद है वर्गीस कुरियन, दुग्ध उत्पादन से। LK झा, सो पहले का तीसरा और तीसरे का दूसरा, पहले का तीसरा और तीसरे का दूसरा बताना है आपको। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का जो है आपका चौथा हो जाएगा, तीसरे का दूसरा हो जाएगा, और उसके बाद चौथे का जो है पहला हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। टी माल्थन ने दी माल्थुनियस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। सबसे पहला ऑप्शन है जनसंख्या से, दूसरा है निर्धनता से, तीसरा है अर्थव्यवस्था से, और चौथा है बेरोजगारी से। सो टी माल्थस ने दी माल्थुनियस थ्योरी जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो किस चीज़ से संबंधित है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जनसंख्या से। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जो है कार्यक्रम या योजना दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उसका प्रारंभिक वर्ष दिया गया है। सो आपको बताना है कि कौन सा कूट इसमें से सही रहेगा। सबसे पहले है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। उसके बाद आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट साई। अगला प्रश्न है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। सबसे पहला है जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, दूसरा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो, ऑप्शन सी है जो मिलावटहीन हो, या चौथा है जो पर्यावरण से मित्रवत हो। सो किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। देखिए इको जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित, जैसे ही आप इको पढ़ेंगे इकोलॉजी से संबंधित आ जाएगा, तो सीधी सी बात है कि जो पर्यावरण से संबंधित हो उसको इको मार्क दिया जाता है। आगे अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। सबसे पहला है मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना था। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है केवल दो सही, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में आपको बताना है कि इसका जो प्रोग्राम का जो आरंभ हुआ था क्या ये 2014 में हुआ था, या क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक सही। मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम था यह वर्ष 2014 में जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। पहला कथन है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, और दूसरा है यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, और चौथा है ना तो एक और ना ही दो।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी केवल एक सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण यानी रूरबेनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया? ऑप्शन ए है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है एच स्पेंसर, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास या ऑप्शन डी है जी.एस. खुर्रे। सो किसने जो है ग्राम्य नगरीकरण के बारे में जो है विचार को जो है विस्तार से बताया है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जी.एस. खुर्रे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले जो है समाचार पत्रिका दी गई है और उसके दूसरी तरफ प्रकाशन का स्थान दिया गया है, तो आपको करेक्टली इसको मैच करना है। सबसे पहले जो है स्वदेश और उसके बाद है भारत बंधु, सत्यवादी और शक्ति। सो आपको बताना है कि कौन सी पत्रिका कहाँ से जो है संपादित होती थी। सो सबसे पहले जो स्वदेश आएगा ये है गोरखपुर से संबंधित, उसके बाद भारत बंधु जो है हाथरस से जो है प्रकाशित होती थी, उसके बाद आएगा सत्यवादी जो कि आगरा से प्रकाशित होती थी और शक्ति जो कि अल्मोड़ा से प्रकाशित होती थी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है देव समाज, क्या ये बनारस से संबंधित है, या भारत धर्म महामंडल दिल्ली से संबंधित है, या सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता से संबंधित है, या राधा स्वामी सत्संग लाहौर से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, और दूसरा कथन है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है केवल 2 सही, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। सो सातवाहन के बारे में आपको बताना है कि क्या वे प्राकृतिक भाषा के पोषक थे या सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। आज के लिए दोस्तों इतने ही प्रश्न। आप इन प्रश्नों को पढ़ें, रिवाइज करें जितनी ज़्यादा बार हो सके। कल फिर आगे के 40 क्वेश्चंस को लेकर के मैं हाजिर हो जाऊंगा। देखिए दुख तो बहुत हुआ मुझे भी इस बात को लेकर के यार, कि प्रश्न मतलब इतने नज़दीक जा कर के पेपर को जब मैंने देखा तो मुझे लगा काश मैं एक बार दे आया होता तो शायद मेरा इस बार चयन हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है उससे ज़्यादा मिलता नहीं है, तो किस्मत से पहले, समय से पहले और किस्मत से अधिक मिलेगा नहीं। तो समय मेरे ख्याल से इस बार नहीं आया था, जिस वजह से नहीं हुआ। पर कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। आप अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं, और साथ चलते रहें। जहाँ तक उम्मीद है अगले बार हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाबी मिलेगी, सभी लोग कामयाब होंगे। और मुझे उम्मीद है बहुत से लोग इसी बार आगामी जो बाकी की परीक्षाएं हैं उनमें भी परीक्षा दे रहे होंगे, उत्तीर्ण हो रहे होंगे, जैसे कि यूपीएससी की परीक्षा या आरओ की परीक्षा अगर कोई दे रहा हो। ये प्रश्न आपको जो है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो न सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए बल्कि यूपीएससी या आरओ जैसे एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको हर जगह काम देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।